भारत और बांग्लादेश का रिश्ता न सिर्फ दो देशों का रिश्ता है, बल्कि खून का रिश्ता है। हिमालय से बहकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली नदियों की तरह इनके संबंध कभी शांत प्रवाह में रहे, कभी उफान पर, कभी रुकावटों में फंस गए। 1971 में हमने उनके लिए खून बहाया, लेकिन आज 2026 में दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। क्या ये रिश्ता फिर से स्वर्ण युग में लौटेगा? क्या फिर से ये रिश्ता भाइयों वाला हो पाएगा? आइए इस पूरी महागाथा को विस्तार से समझते हैं। 1971 बलिदान से जन्मी दोस्ती। सब कुछ शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। बंगालियों पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने स्वतंत्रता की मांग की। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। लाखों बंगाली मारे गए, महिलाओं का अपमान हुआ, 1 करोड़ शरणार्थी भारत भाग आए। इंदिरा गांधी ने फैसला किया, शरणार्थियों को आश्रय मिलेगा, मुक्ति वाहिनी को हथियार और ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने सिर्फ 13 ही दिनों में ढाका को जीत लिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, विजय दिवस बनाया गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। भारत ने दुनिया में सबसे पहले इसे मान्यता दी। 1972 में मुजीब और इंदिरा गांधी ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ। यह स्वर्ण युग की नींव थी। उतार चढ़ाव का दौर 1975 से 2008 तक। 1975 में मुजीब की हत्या हुई, सैन्य शासन आया, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ी और भारत के खिलाफ आईएसआई गतिविधियां बढ़ी। खालिदा जिया के शासन में सब संबंध ठंडे पड़ गए, लेकिन 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि हुई, जो आज भी चल रही है। 1990 के दशक में सीमा विवाद हुआ, अवैध घुसपैठ शुरू हुई, बांग्लादेश से भारत में आतंकी आने लगे। साल 2009 से 2024 शेख हसीना का स्वर्णिम युग आया। इसी वक्त सबसे मजबूत संबंध बने। शेख हसीना 2009 में सत्ता में आई और 15 साल शासन किया। ये बांग्लादेश भारत संबंधों का सचमुच एक गोल्डन पीरियड रहा। सुरक्षा के लिहाज से हसीना ने उल्फा, NSCN जैसे भारत विरोधी आतंकियों के कैंप बंद किए। लीडर्स उनके भारत को सौंप दिए गए। व्यापार के लिहाज से 2024 से $15 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ। भारत ने 7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी। कनेक्टिविटी के लिहाज से मैत्री एक्सप्रेस, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, बिजली निर्यात की गई। सीमा 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ और 162 एनक्लेव सुलझे। मोदी हसीना के संबंध 50 से ज्यादा बैठक हुई। मॉडल ऑफ नेबरहुड इसे कहा गया। हसीना को भारत का सबसे करीबी नेता माना जाता था। कब और क्यों पड़ी दरार? दरारें हमेशा से थी, लेकिन 2024 में ये साफ दिखने लगी। पानी का विवाद हुआ। तीस्ता नदी पर समझौता 2011 में लगभग हो गया था, लेकिन इसे ममता बनर्जी ने रोक दिया। बांग्लादेश में सूखा आया और भारत पर बाढ़ का आरोप लगा दिया गया। सरहद का विवाद हुआ। BSF फायरिंग में बांग्लादेशी नागरिकों की मौतें हुई। इससे मुद्दे ने भी जोर पकड़ा। घुसपैठ और CAA NRC का प्रभाव भी हुआ। 2024 का विद्रोह। कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया। हसीना ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 1400 से ज्यादा मौतें हुई। UN की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। विद्रोह काफी बढ़ने लगा। बाद में 5 अगस्त 2024 को हसीना भारत भाग आई। दिल्ली में शरण मिली। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी। संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। यूनिस ने भारत पर छात्र क्रांति नापसंद करने का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान चीन से बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ने लगी। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे। 100 से ज्यादा केस 2024 से 2025 में दर्ज हुए। हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग हुई, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। जनवरी 2024 में बांग्लादेश ने हसीना को मौत की सजा सुना दी।
भारत ने एक्स्ट्राडिशन से साफ इनकार किया। बांग्लादेश के 2026 संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 299 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे और जब वे बांग्लादेश लौटे तो अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत ने तारिक रहमान की जीत पर उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद भी जताई। बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया। 12 फरवरी 2026 को हुए चुनाव में बीएनपी ने जमाते इस्लामी और छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के महागठबंधन को हराकर 299 में से 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, जो 2/3 का बहुमत और उससे भी ज्यादा माना जा सकता है। नतीजों से साफ हुआ कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश का ये चुनाव 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पहली बार हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे। उनकी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के बाद उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली और वो बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर जोर दे रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और आर्थिक सुधार शामिल है। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत का भारत पर क्या असर होगा? बांग्लादेश और भारत अहम व्यापारिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है और भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। पाकिस्तान से विभाजित होकर बने बांग्लादेश की स्थापना में भारत का योगदान सबसे अहम है। भारत बांग्लादेश का पारंपरिक दोस्त और सहयोगी रहा है। ये रिश्ते शेख हसीना के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मजबूत रहे हैं। तारिक रहमान और बीएनपी का रिश्ता भारत के साथ रिश्ते के हिसाब से शेख हसीना के समय उतना करीबी नहीं रहा। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और उनके भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए। हालांकि बीएनपी के भारत की तरफ से रिश्तों में सुधारने की कोशिश हुई है। 30 दिसंबर को खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक शोक पत्र भी भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए, जहां उनकी मुलाकात जिया के बेटे तारिक रहमान से हुई। तारिक रहमान की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, मैं तारिक रहमान को बीएनपी लीड करते हुए बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दिखाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन के लिए हमेशा खड़ा है। मैं आशा करता हूं कि हमारे बहुआयामी संबंध मजबूत होंगे और हम साझा विकास के लक्ष्यों को मिलकर हासिल करेंगे। भारत को लेकर तारिक रहमान का कहना है कि वो भारत के साथ आपसी सम्मान, समझ और बराबरी पर आधारित रिश्ते चाहते हैं। अगर बांग्लादेश की सत्ता में जमात आ जाती तो बीएनपी की जीत का सबसे बड़ा असर भारत पर होगा। अगर जमात आती तो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते। बीएनपी और भारत के बीच मतभेद देखने को मिलेंगे, लेकिन बीएनपी भारत के खिलाफ नहीं जाएगी और ना ही वो नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी जैसे गेम खेलेगी, या फिर ऐसा होगा भी तो कम होगा। बीएनपी की जीत का सबसे बड़ा फायदा भारत को यही होगा। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश संभाल रहे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की विचारधारा इस्लामिक झुकाव वाली मानी जाती है और वो पाकिस्तान के करीबी भी माने जाते हैं। यूनिस पर जमात ए इस्लामी का प्रभाव रहा है और अगर जमात सत्ता में आती तो पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ गुट बना सकते थे। तारिक रहमान बांग्लादेश फर्स्ट की बात करते हैं, न तो दिल्ली न तो पिंडी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान इन्हें विचारधारा के आधार पर अपनी तरफ नहीं कर पाएगा। अगर चुनाव में जमात की जीत होती है तो भारत के लिए बहुत असहज स्थिति बन जाती। अगर जमात चुनाव जीत जाती तो भारत राजनीतिक और सुरक्षा के नजरिए से चिंतित हो सकता था, लेकिन अब बीएनपी को लेकर थोड़ा सहज है। बीएनपी का जमात से कोई गठबंधन नहीं है और पार्टी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई है। शेख हसीना का मामला भारत बांग्लादेश रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है।
तारिक रहमान बांग्लादेश को सबसे आगे रखते हुए भारत को बराबरी का पार्टनर मानने की बात करते हैं। वो भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने की बात करते हैं। लेकिन जिस दिन तारिक रहमान ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई, भारत बांग्लादेश के रिश्ते मुश्किल में आ सकते हैं। तारिक रहमान के समय भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जो सबसे बड़ी बात सामने आ सकती है वो है शेख हसीना का प्रत्यर्पण। देखना होगा कि कब भारत से शेख हसीना को वापस लाने की मांग की जाती है, तब रिश्तों में करवाहट देखी जा सकती है।